Hello, good morning. I am Muhammad Junaid, Assistant Professor, College of Law, IMT University, Meerut. Today I will discuss Indian Penal Code 1860. आज पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में। हमने देखा था कि इंडियन पेनल कोड 1860 कब ड्राफ्ट किया गया, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ये कहां पर अप्लाई होता है, एप्लीकेबिलिटी देखा हमने। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, इसको ड्राफ्ट काउंट क्या, ड्राफ्ट के बारे में हमने देखा था कि लॉर्ड मैकाले ने इसको ड्राफ्ट किया है और इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हमने देखा था 1 जनवरी 1862। और उसके बाद हमने अप्लाई की बात की तो पहले ये होल इंडिया पे अप्लाई नहीं होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और बाद में हमने उसमें बताया था आपको कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट बना 2019 का। तो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये होल इंडिया पे अप्लाई होता है। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो एक्ट है हमने ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया है, क्योंकि देख रहे हैं ये 1860 का है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम का ये लॉ है और इसको ड्राफ्ट किया है लॉर्ड मैकाले ने। और इसके बाद हमने और डिस्कस किया था कि इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि आईपीसी जो ड्राफ्ट किया गया है उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि आईपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑफेंस और क्राइम के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑफेंस क्या होता है और क्राइम क्या होता है। ऑफेंस एंड क्राइम के बारे में हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इसेंशियल एलिमेंट क्राइम में हमने देखा था कि इसके 4 इसेंशियल एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि फर्दरेंस ऑफ गिल्टी माइंड में कोई एक्ट किया गया होना चाहिए, एक्ट और ओमिशन किया गया होना चाहिए, एक्ट और ओमिशन। और लास्ट पॉइंट था इंजरी। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग क्यों होना चाहिए, कि कोई अपराध करने के लिए एक मानव के द्वारा किसी भी ऑफेंस को क्रिएट किया जाता है। कि पहले हमने देखा था जानवर एनिमल्स भी कहीं कहीं थे, पहले लॉ था तो उसमें क्या था, अगर एनिमल ने किसी को सींग मार दिया तो उसके लिए भी उसको कुछ यूरोपियन कंट्री में पनिशमेंट का प्रावधान था। बाद में बहुत सारे लॉ बन गए एनिमल क्रूएलिटी से लेके। और तो अब क्या है कि ह्यूमन होना चाहिए अपराध के लिए। और उसके बाद दूसरा इसका इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था मेंस रिया, गिल्टी माइंड। इसमें हमने 2 मैगजीन में पढ़ा था, एक्टस मीन वाइटो फैक्टस नॉन इट्स मीन्स एक्टस, और एक पढ़ा था एक्टस फेसिट्रियम नॉन फेसिट्रियम मेंसिट्रिया, ये पढ़ा था हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा था गिल्टी माइंड। कोई अपराध कोई होता है तो बिना गिल्टी माइंड के कोई अपराध नहीं होता है, जब तक उसका मन जो है, माइंड जो है गिल्टी नहीं हो। क्योंकि एक प्रूडेंट मैन कोई ऑफेंस तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसका जो मन है वो गिल्टी ना हो। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि और कोई ना कोई एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, कोई ना कोई एक्ट होगा, एक्ट मतलब जो आप करते हैं, और वो एक्ट कैसा होना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए।
क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए और कोई ओमिशन होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप देखेंगे तो ये आईपीसी में डिफाइन है, एक्ट भी डिफाइन है और ओमिशन भी डिफाइन है। जब आप सेक्शन 32 की बात करेंगे तो एक्ट और ओमिशन के बारे में बात करता है सेक्शन 32। एक पॉइंट इसमें रह गया था, इंजरी, क्षति होना क्या जरूरी है? तो नॉर्मल सेंस में अगर देखा जाए तो इंजरी होना जरूरी है क्राइम के लिए, बट इसके एक्सेप्शन भी है, क्योंकि विदाउट एक्सेप्शन लॉ नहीं होता है, एक्सेप्शन हर जगह होता है। तो इंजरी जरूरी है, जनरल प्रोविजन में हम पढ़ते हैं कि इंजरी होनी चाहिए, बट एक्सेप्शन भी है। बिना इंजरी के भी क्या किसी को क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है? हमने फॉर एग्जाम्पल हम किसी पे बंदूक चलाते हैं, ए है, ये किसी पे गन चलाते हैं, ठीक है। और एक इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है अबेटमेंट का, और दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट है 107 में और कॉन्स्पिरेसी है सेक्शन 120A में। यहां पे अगर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो जाते हैं आप, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अगर इकट्ठा भी हो जाते हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि इंजरी हो, बिना इंजरी के भी क्या किया जा सकता है? पनिश किया जा सकता है आपको। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर लास्ट इसका जो क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट है, जो हमने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, और मेंस रिया के बाद क्या होना चाहिए कि कोई एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, और लास्ट में जो हम इंजरी की बात करते हैं, तो इंजरी भी देखेंगे तो आईपीसी में डिफाइन है। इंजरी के बारे में भी डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 44 इंजरी की बात करता है, आईपीसी का सेक्शन 44 इंजरी की बात करता है, क्षति की बात करता है। किसी की क्षति होनी चाहिए। जब आप जाहिर सी बात है कोई ऑफेंस करेंगे, क्राइम करेंगे, तो कुछ ना कुछ सामने वाले को नुकसान होगा, डैमेज होगा, तो वही इंजरी की बात की। बट हमने इसका एक्सेप्शन भी देखा कि कुछ केसेस में ऐसा है कि जहां पर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी आप क्रिएट करते हैं, तब भी आप क्या हो जाते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे इंजरी हो, तो बिना इंजरी के भी आपको क्या किया जा सकता है, क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है। तो ये हमने उस दिन पढ़ा था कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होता है। उसमें एक पॉइंट रह गया था, जो इंजरी वाला पॉइंट था वो रह गया था, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो डिस्कशन के सेंस पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि विदाउट इंजरी भी हमें पनिशमेंट मिल सकता है, अगर इंजरी नहीं होती है उसके लिए भी, क्योंकि एक्सेप्शन आर देयर, क्योंकि एक्सेप्शन है यहां पर लॉ में। तो टुडे आज सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर सीरीज का आईपीसी का सेकंड लेक्चर है, और आज सेकंड लेक्चर में हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आज डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 34। सेक्शन 34 आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम आते, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सेक्शन 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन का, इसकी बात करता है कॉमन इंटेंशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। कॉमन इंटेंशन के लिए क्या जरूरी है। देखिए, जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में लिखा है व्हेन वन और मोर पर्सन क्या करते हैं, कॉमन इंटेंशन जिनका होता है सबका, और फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में कोई एक्ट करते हैं, और वो एक्ट जो सब मिलकर करते हैं वो माना जाता है कि सबका सेम एक्ट है,
अगर कई सारे लोगों ने मिलकर उस एक्ट को किया है तो उस एक्ट को माना जाएगा कि वो सबने मिलकर किया है। सबसे पहली बात, जो कॉमन इंटेंशन होता है, इसमें हमें यह जानना है, ये जो कॉमन इंटेंशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पर। जो सेक्शन 34 है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी इसलिए कहते हैं जब इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति जिसमें सबका कॉमन इंटेंशन है और वो कॉमन इंटेंशन अगर फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन सबका एक समान है और वो किसी एक्ट को करते हैं तो वो माना जाता है कि सबकी लायबिलिटी कैसी होगी? ज्वाइंट होगी, एक साथ होगा, माना जाएगा कि सबने मिलकर उस एक्ट को किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसको रूल ऑफ एविडेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूल ऑफ एविडेंस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं अक्सर जब आप कहीं क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो। सेक्शन 34 में दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन है ये अपने आप में अपराध नहीं है, ये अपने आप में पनिशेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 34 कभी अपराध को, ऑफेंस को पनिशेबल नहीं बनाता है। जब भी हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं ये सेक्शन किसी न किसी सेक्शन के साथ लगा होता है। सेक्शन 34 रीड विथ सेक्शन 302, सेक्शन 34 रीड विथ सेक्शन 307। तो सेक्शन 34 जो है ये अपने आप में पनिशेबल नहीं है। और जो सेक्शन 34 है ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये है, ये जो सेक्शन 34 है आईपीसी का, तीन चीजें हमने आपको बताई बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, दूसरा रूल ऑफ एविडेंस, और तीसरा ये अपराध सेक्शन अपने आप में ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है। जब भी ये सेक्शन पढ़ते हैं या किसी न किसी सेक्शन के साथ लगा होता है, अपने आप में ये ऑफेंस नहीं होता है। हम अक्सर पढ़ते हैं सेक्शन 34 को, जो कॉमन इंटेंशन है इसको हम अक्सर पढ़ते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ पढ़ते हैं? कॉमन ऑब्जेक्ट। और कॉमन ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेक्शन 149 आईपीसी। क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है, जब मेंस का एग्जाम हम कहीं लिखते हैं तो वहां पे पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शन 34 आईपीसी एंड 149 आईपीसी। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर यहीं पे बताना जरूरी होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, जो कॉमन इंटेंशन होता है ये प्री प्लान होता है। क्या होता है? प्री प्लान होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। मतलब यह है कि विचारों का मिलन होता है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको तो और बेहतर समझ में आएगा कि सेक्शन 34 अपने आप में ऑफेंस क्यों नहीं है और क्यों इसको रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी कहते हैं। सबसे पहली बात, जैसे ए, बी, सी, डी, ये 4 पर्सन मिलकर एक प्लान बनाते हैं, प्री प्लान। मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, एक जगह मिलते हैं, प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद क्या करते हैं? ए कहता है कि मैं बंदूक चलाऊंगा, गोली चलाएगा ई को मारने के लिए। ये चारों मिलकर ई को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं।
बी कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, सी कहता है मैं टेलीफोन से सूचना दूंगा, और डी कहता है मैं मौके पर गाड़ी लेकर आऊंगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर लेक्चर इस पे दिया जाए तो बहुत लंबा लेक्चर होगा। पहली बात कि एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या जरूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या जरूरी है। दूसरा चीज फिजिकल अपीयरेंस क्या जरूरी है, फिजिकल अपीयरेंस क्या जरूरी है। कई सारे केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं जो इस सब मसले को हल करेंगे। तो कॉमन इंटेंशन में पहले हम ये जान लें कि जो हम प्री प्लान कह रहे हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स कह रहे हैं, उसमें क्या है, ए बी सी डी ने मिलकर अगर किसी ई व्यक्ति को मारने के लिए कोई प्लान बनाते हैं, तो ये चारों ने अगर उस क्रिमिनल एक्ट को किया तो माना जाएगा कि इन चारों ने मिलकर उस एक्ट को किया है। इसीलिए ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पर। और प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी इसीलिए बेस्ड है कि भले ही आप उसमें, जरूरी नहीं है कि चारों मिलकर उसको गोली से मारे, कहीं ना कहीं से आपका क्या होना चाहिए, उसमें कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन का सेंस मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे बी कह रहा है कि मैं रास्ते में खड़ा रहूंगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, सी कहता है कि मैं मोबाइल से सूचना दूंगा, और डी कहता है मैं बाइक लेकर आऊंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसमें क्या करें कि मिलकर ही उसको गोली मारे। इसमें यह जरूरी है कि उस अपराध को, उस क्रिमिनल एक्ट को करने में सबका क्या होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, विचारों का मिलन होना चाहिए, और वो सब मिलकर उस एक्ट को किए हो, तो वो माना जाएगा कि वो कैसा एक्ट है, वो एक्ट कॉमन इंटेंशन पर बेस्ड है। सबसे लीडिंग केस है, और वो लीडिंग केस है बारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर का केस। बारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर। इस केस को पोस्टमास्टर जनरल के केस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है। पोस्टमास्टर जनरल के केस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो केस है बारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर का, इसमें जो फैक्ट था, फैक्ट ये था कि बारेन कुमार घोष जो ये कहता है कि मैं तो मात्र खड़ा था, मैंने तो अपराध में कोई भागीदारी नहीं ली, मैं तो सिर्फ दरवाजे पर खड़ा था, मैंने तो पोस्टमास्टर जनरल की हत्या नहीं की। तो इसमें जज है लॉर्ड समनर। कौन है? लॉर्ड समनर। इनका कोटेशन है कि जो मात्र खड़ा रहते हैं वो भी अपराध में बराबर के क्या होते हैं, भागीदार होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन भी एग्जाम में पूछता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप जाकर सब लोग मिलकर उसको मारें, आप कहीं ना कहीं से उस अपराध में, उस ऑफेंस में, उस क्राइम में किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हो। और वो जो कनेक्शन है आपका वो कैसा होना चाहिए, उस अपराध से, उस क्रिमिनल एक्ट से जुड़ा होना चाहिए। उसमें यह जरूरी नहीं है कि आपका क्या होना चाहिए कि आप ही गोली चलाएंगे या आप ही चाकू मारेंगे, यह जरूरी नहीं है। अगर आप उसमें किसी भी तरीके से जुड़े हैं, मात्र दरवाजे पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं दरवाजे पर? दरवाजे पर खड़े होने का मकसद यह है कि अगर कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, शोर करके बताएंगे आपको कि कोई आने वाला है, तो उससे क्या होगा, जो लोग हैं वो भाग जाएंगे। तो यह जरूरी नहीं है कि आप गोली चलाएं, जरूरी यह है कि आपका कनेक्शन उस क्रिमिनल एक्ट में कहीं ना कहीं से होना चाहिए। जैसे टेलीफोन से आप कोई सूचना दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई बाइक लेकर आ रहा है, तो कॉमन इंटेंशन यही है कि कॉमन इंटेंशन का मतलब है जब वन और मोर पर्सन, जिसमें सबका कॉमन इंटेंशन है, सामान्य आशय है, और वो सामान्य आशय क्या है,
उस फर्दरेंस में, उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में उस क्रिमिनल एक्ट को किया गया हो। वो जब क्रिमिनल एक्ट किया जाएगा तो वो क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि वो सब मिलकर उस एक्ट को किए हैं और वो एक्ट एक अकेले का एक्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं? यह है कॉमन इंटेंशन। और हमने इसमें लीडिंग केस पढ़ा, बारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर का केस, और इस केस में हमने देखा कि इस केस को कहते हैं पोस्ट मास्टर जनरल का केस। और इसमें जो कोटेशन है लॉर्ड समनर का, यह भी बार बार एग्जाम में पूछता है कि जो खड़े रहते हैं मात्र, वो भी अपराध में बराबर के क्या होते हैं? भागीदार होते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा लीडिंग केस है इसका, वो है महबूब शाह वर्सेस इंपरर। इस केस को इंडस रिवर केस के नाम से जानते हैं। किस केस के नाम से जानते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर केस सिंधु नदी के किनारे की यह घटना है और इस घटना में ही, इस केस में ही बताया गया है कि जो कॉमन इंटेंशन होता है वो क्या होता है, उसमें जनरल चीजें बताई गई हैं और वो ये होता है कि उसमें प्री प्लान होता है, प्री प्लान होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, विचारों का मिलन होता है, प्री प्लान होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है और सबका क्या होता है? कॉमन इंटेंशन होता है, जिस क्रिमिनल एक्ट को वो करते हैं। महबूब साहब के केस में एक डिफरेंशिएशन आया था, वो डिफरेंशिएशन अक्सर एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। सॉरी, एक जो डिफरेंशिएशन पूछता है कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन, हिंदी की बात की जाए, यह सामान्य आशय है और यह समान आशय है। दोनों में डिस्टिंग्विश किया गया था किस केस में? उस केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस इंपरर। महबूब शाह वर्सेस इंपरर के केस में ही बताया गया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या अंतर है। देखिए, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर यह है, ये जो कॉमन इंटेंशन है, ऑब्वियस सी बात है, हमने इसमें आपको शुरू में ही बताया, स्टार्टिंग में बताया कि ये प्री प्लान होता है, पहले से प्लानिंग की जाती है। एक या एक से अधिक व्यक्ति वन और मोर पर्सन किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए क्या करते हैं? एक प्री प्लान बनाते हैं। उनके मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, विचारों का मिलन होता है, पहले से पूरा एक कहा जाए तो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है? डन किया जाता है, एक्ट को किया जाता है। बट जो सिमिलर इंटेंशन है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये प्री प्लान नहीं होता है, इसमें मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है। ये सडन भी हो सकता है, अचानक से, जैसे आप मिले मार्केट में और वहीं आपकी क्या हो गई? लड़ाई स्टार्ट हो गई, फाइटिंग स्टार्ट हो गई। तो सिमिलर इंटेंशन एट द टाइम हो सकता है, बट कॉमन इंटेंशन एट द टाइम नहीं हो सकता। सिमिलर इंटेंशन कभी भी हो सकता है, बट कॉमन इंटेंशन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन जब होगा, वो कब होगा? जब वो प्री प्लान होगा, जब वो मीटिंग ऑफ माइंड्स के द्वारा पहले से डिसाइडेड होगा चीजों को। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो क्या शारीरिक रूप से उपस्थित होना जरूरी है? तो इसका भी एक केस है, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ यूपी। तो फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है हर एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में। वो डिपेंड करता है कि अगर एक्ट किया गया है, किसी ने प्रॉपर जगह पर जहां पर घटना घटी है वहां पर किसी ने गोली चलाया है और सामने चार बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? किसी को टेलीफोन पे मैसेज दे रहे हैं, कोई सूचना दे रहा है, कोई बाइक ला रहा है, तो एट द टाइम ऑफ क्राइम फिजिकल अपीयरेंस उतना जरूरी नहीं है। क्राइम होते वक्त वन और मोर पर्सन जरूरी है, नेसेसरी है, बट वो कहीं ना कहीं से उस एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में क्या होना चाहिए? उनका कनेक्शन होना चाहिए।
जब वो उस कनेक्शन से जुड़े होंगे तभी वो माना जाएगा कि वो क्या है, कॉमन इंटेंशन बेस्ड है। तो बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कॉमन इंटेंशन के बारे में, और कई सारी चीजें हमने देखा कि कॉमन इंटेंशन जो आईपीसी में है सेक्शन 34 में, इसमें कई सारी चीजें हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं। एसेंशियल एलिमेंट में हमने पढ़ा 4 एसेंशियल एलिमेंट है कि व्हेन वन और मोर पर्सन किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं और उस क्रिमिनल एक्ट को किसके, कॉमन इंटेंशन से करते हैं, और उसमें कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में उस क्रिमिनल एक्ट को करते हैं, तो वो माना जाता है कि सबने मिलकर उस एक्ट को किया है। और हमने क्या देखा कि ये जो सेक्शन 34 है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पर बेस्ड है, और हमने देखा कि ये इसको रूल ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, और ये अपने आप में पनिशिएबल नहीं है। ये सेक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो किसी न किसी धारा के साथ ये लगा होता है, अपने आप में अपराध को क्रिएट नहीं करता है, अपने आप में ऑफेंस नहीं है। जब भी हम पढ़ते हैं सेक्शन 34 के साथ 302 का मुकदमा लगा है, या सेक्शन 34 के साथ 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ है। तो इसके साथ हम दूसरा जो सेक्शन है आईपीसी का, कॉमन इंटेंशन के साथ हम पढ़ते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। दोनों में अंतर पूछता है कि क्या अंतर है दोनों में, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन इंटेंशन के बारे में सारी चीजें बताई कि व्हेन वन और मोर पर्सन, जिसमें सबका कॉमन इंटेंशन है, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वो माना जाता है कि वो सारा एक्ट सबने मिलकर किया है और वो एक अकेले का एक्ट है। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल इंटेंशन जब तक उनका जो एक्ट करते हैं वो क्रिमिनल एक्ट नहीं करते हैं तब तक वो एक्ट डन होना चाहिए, कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, 34 को हमने प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पढ़ा, रूल ऑफ एविडेंस पढ़ा, ये अपने आप में अपराध नहीं है ये भी पढ़ा, और इसके लीडिंग केसेस को भी हमने देखा। बारेन कुमार घोष वर्सेस इंपरर का केस हमने पढ़ा, जिसमें कि इस केस को पोस्ट मास्टर जनरल के केस के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और महबूब शाह के केस को भी हमने देखा, जिसको इंडस रिवर केस के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडली, कॉमन इंटेंशन के साथ अक्सर हम कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में जब हम पढ़ाते हैं कभी बच्चों को तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है कोरिलेशन के साथ पढ़ना, कि दोनों को कैसे हम कोरिलेट करके पढ़ें। और अक्सर एग्जाम में भी पूछता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, तो हम यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। ये सेक्शन 149 है जो आईपीसी का, वहां पर बताया गया है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। सामान्य आशय है ये, और ये सामान्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि सेक्शन 34 अपने आप में अपराध नहीं था, बट ये जो सेक्शन 149 है ये अपने आप में अपराध है, ऑफेंस है और पनिशिएबल है। सेक्शन 149, अब ये सवाल उठेगा कि 149 अपने आप में ऑफेंस क्यों है, अपने आप में पनिशिएबल क्यों है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन 141, जिसमें बताया गया है अनलॉफुल असेंबली। क्या बताया गया है? अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली 141 में सेक्शन 141 में बताया गया है अनलॉफुल असेंबली। एन असेंबली, ऐसा कोई सभा जो 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा, 5 और मोर पर्सन, 5 और मोर पर्सन, किसके द्वारा गठित की गई हो? 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की गई हो। और इसके लिए एक सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 142, जिसमें लिखा है कि बीइंग अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना, जैसे ही आप अनलॉफुल असेंबली का सदस्य बन जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं, वैसे ही आप क्या हो जाते हैं? अपराध के भागीदार हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि ये चीज दिया हुआ है 142 में, जिसमें लिखा हुआ है बीइंग अनलॉफुल असेंबली का मेंबर। जैसे ही अनलॉफुल असेंबली का आप सदस्य बन जाते हैं, अनलॉफुल असेंबली क्या है उसके लिए हमें 145 पता होना चाहिए, जिसमें लिखा है 145 में, और 5 चीजों को पॉइंट आउट किया गया है। जहां पे 5 चीजों को क्या किया गया है? पॉइंट आउट किया गया है। उस 5 चीज में जो चीज फॉल करता है उसको माना जाता है कि वो अनलॉफुल असेंबली है। क्यों? क्योंकि लॉफुल असेंबली करने का हमें राइट है, बट अनलॉफुल तरीके से अगर कोई हम असेंबली कर रहे हैं तो उसको अनलॉफुल कब माना जाएगा? इसके लिए 141 आईपीसी का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हम कह रहे थे कि सेक्शन 34 अपने आप में पनिशिएबल नहीं है, वैसे ही सेक्शन 149 जो है ये अपने आप में पनिशिएबल है, कि उसमें पहला वर्डिंग है जब 5 या अधिक व्यक्ति, कोई असेंबली है जो अनलॉफुल असेंबली है, उसके सभी सदस्यों का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? कॉमन ऑब्जेक्ट है। और उस कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में अगर कोई क्रिमिनल एक्ट को करते हैं जानते हुए कि वो असेंबली कैसा है? अनलॉफुल असेंबली है, तो अगर उस एक्ट को करते हैं तो वो एक्ट क्या माना जाएगा? वो एक्ट माना जाएगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट से किया गया है। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी है, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में, बट अंतर यह है कि ये पनिशिएबल नहीं है। ये इसके साथ हम किसी न किसी सेक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी पर बेस्ड है, रूल ऑफ एविडेंस पर बेस्ड है। और ये 149 जो है अपने आप में क्या है? पनिशिएबल है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पे नहीं पढ़ेंगे, हम यहां पे थोड़ा सा अंतर इसमें देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, और उस अंतर के साथ हम इसको समझ लेंगे कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर हमने देखा कि ये जो 34 है ये अपने आप में पनिशिएबल नहीं है, और सेक्शन 149 जो है ये अपने आप में क्या है? पनिशिएबल है। और क्यों पनिशिएबल है ये मैंने आपको डिटेल में बताया, कि जैसे ही आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो जाते हैं तो आपको अपराध के लिए पनिश किया जाता है। और वो अनलॉफुल असेंबली कहां दिया हुआ है? सेक्शन 142 में दिया है कि बीइंग अनलॉफुल असेंबली का मेंबर जैसे ही हो जाते हैं उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन 143 में। तो सेक्शन 34 अपने आप में पनिशिएबल नहीं है, और सेक्शन 149 जो है ये क्या है? अपने आप में पनिशिएबल है। अब नंबर ऑफ पर्संस की बात करें, नंबर ऑफ पर्संस की बात करें तो सेक्शन 34 में लिखा है व्हेन वन और मोर पर्सन, जहां एक या एक से अधिक व्यक्ति, वन और मोर पर्सन, यहां पे पर्संस की बात करें वन और मोर पर्सन, और यहां पे जब हम बात करें यहां पे लिखा है 5 और मोर पर्सन। क्या लिखा हुआ है? 5 और मोर पर्सन, 5 और मोर पर्सन। तो यहां पे एक या एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, और यहां पे जो नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब किसी क्रिमिनल एक्ट को कॉमन ऑब्जेक्ट के इंटेंशन के साथ करते हैं तो उसको कहा जाता है कि उन सब ने क्या किया है? कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में किसी एक्ट को किया है। और हमने अगर अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो दूसरा अंतर यह है, एक तो हमने देख लिया कि अपने आप में अपराध नहीं है, दूसरा हमने देखा कि ये नंबर ऑफ पर्सन 1 होते हैं, 1 और मोर, इसमें 5 होते हैं, और तीसरी बात की जाए तो इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। सेक्शन 34 के अंतर्गत जो कॉमन इंटेंशन है ये मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है इसमें, और प्री प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, और ये चीजें सेक्शन 149 में नहीं होता है। यहां पे इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 149 के लिए सिर्फ बीइंग अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही आपको अपराध के लिए क्या बना दे रहा है? पनिशिएबल बना दे रहा है। इसके लिए कोई भी ये जरूरी नहीं है कि वो क्या होना चाहिए? प्री प्लान होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, इसके लिए ये जरूरी नहीं है। जैसे ही आप किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो जाते हैं वैसे ही आप क्या हो जाते हैं? अपराध के भागीदार हो जाते हैं।
क्योंकि जब हम 149 का मार्जिनल पढ़ते हैं और उसके अंदर उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ये चीज कि कॉमन ऑब्जेक्ट के जब 5 और मोर पर्सन कोई अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर हैं और जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं उन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट है, और वो ये सब चीजें जो डेजिग्नेट हुआ है असेंबली जानते हुए अगर किसी एक्ट को करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि उसने कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में उस एक्ट को किया है। तो बेसिकली मैं यहां पे आपको सेक्शन 34 के बारे में बता रहा था। अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि 149 को बताने के लिए हमें पहले 141 को अच्छे से बताना पड़ेगा आपको कि 141 में अनलॉफुल असेंबली किसको मानेंगे, किसको कहेंगे कि अनलॉफुल असेंबली है। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से इसको डिटेल में बताएंगे, जहां पे मेंस के एग्जाम में भी पूछता है अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग और एफ्रे में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग और एफ्रे। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे हमने इसलिए इसको डिस्कस कर लिया कि सेक्शन 34 को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने नॉर्मल देख लिया कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है, वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जब चैप्टर है चैप्टर 8 ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी। जब ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 8 जो है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी, तब हम वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, राइटिंग क्या होता है और एफ्रे क्या होता है। ये तीनों चीजों को हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे। विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा, इसमें डिस्टिंग्विश पूछता है और ये आपको पता होना चाहिए, तब अंतर आपको बहुत क्लेरिफाई हो जाएगा जब मैं इसको आपको बता दूंगा कि बलवा क्या है और दंगा क्या है और विधि विरुद्ध जमाव क्या है। तीनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमने जो आपको बताया कि कॉमन इंटेंशन के बारे में, कि कॉमन इंटेंशन बेसिकली जो हमने पढ़ा कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, रूल ऑफ एविडेंस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी पर बेस्ड है, और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स को हमने देखा कि वन और मोर पर्सन किसी एक्ट को करते हैं और उन सब में सबका कॉमन इंटेंशन होता है, और कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किसी एक्ट को करते हैं तो उस एक्ट को माना जाता है कि मानो सबने मिलकर उस एक्ट को किया है और वो एक्ट एक अकेले का एक्ट है। इस इसेंशियल एलिमेंट के साथ हमने इसमें लीडिंग केस भी देखे, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस देखा, और क्या बोलते हैं बारेन कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस देखा। इस केस को किस नाम से जानते हैं, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है कॉमन इंटेंशन का। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि यही 2 केस है, ये दोनों लीडिंग केसेस हैं। इस लीडिंग केस को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में भी आप इस केस को डील करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे 3rd लेक्चर में। टुडे के आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।